ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्या बताएगा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये बताएगा कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है। प्राइमा फेसी हम बोरोइंग कॉस्ट से क्या समझते हैं? इंटरेस्ट की कॉस्ट। लेकिन AS 16 बताएगा कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं होती है। बोरो करने पे आप जितने भी और खर्चे एसोसिएटेड होते हैं वो सब बोरोइंग कॉस्ट होती है। प्राइमा फेसी तो हम ये बात जानते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट को हम कहां चार्ज कर देते हैं? पीएल में चार्ज कर देते हैं। लेकिन ये एएस हमें ये बताएगा कि एट टाइम्स बोरोइंग कॉस्ट पीएल में जाएगी और एट टाइम्स बोरोइंग कॉस्ट आपकी एसेट के कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज हो जाएगी। तो AS 16 हमें क्या क्या बताने वाला है? बोरोइंग कॉस्ट क्या चीज होती है, वो कब पीएल में चार्ज होती है और कब वो कैपिटलाइज हो जाती है। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद बोरोइंग कॉस्ट। This statement, borrowing cost पढ़े हैं. This statement should be applied in accounting for borrowing cost. It does not deal with actual cost of owner's equity, including preference share capital. यहाँ पे borrowing cost की बात हो रही है. borrowing cost का मतलब other than owner's equity and preference share capital है. मतलब equity share capital पे जो आप cost पे कर रहे हो वो borrowing cost नहीं है. preference share capital वालों को जो आप dividend पे कर रहे हो वो borrowing cost नहीं है. तो बोरोइंग कॉस्ट डील नहीं करेगा ओनर्स इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल से। तो बोरोइंग कॉस्ट है क्या चीज फिर? बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज। बोरोइंग कॉस्ट इंटरेस्ट है और साथ ही साथ अदर कॉस्ट भी है। अंडरलाइन कीजिए वर्ड अदर कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स। बोरोइंग कॉस्ट मे इंक्लूड, बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड। बोरोइंग कॉस्ट की जो डेफिनेशन है दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्योंकि वो बताता है ये सब कुछ बोरोइंग कॉस्ट हैं। क्या क्या बोरोइंग कॉस्ट हैं देखिए। तो आपको पहले बोरोइंग कॉस्ट मना किया गया। बोरोइंग कॉस्ट क्या नहीं है? पहली बात हमने सीखी, बोरोइंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। सबसे पहली बात हम लोग ने ये पढ़ी कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता। फिर आपने पढ़ा बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स। बोरोइंग कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है? पहला इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट है, एंड कमिटमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। क्या होता है ये कमिटमेंट चार्जेस? एट टाइम्स क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए एक फिक्स्ड एसेट आज परचेज करनी है तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि पहले फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लेंगे और फिर उसके बाद लोन के लिए मैनेज करेंगे। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो पहले लोन मैनेज होना चाहिए, फिर हम फिक्स्ड एसेट को खरीद पाएंगे। तो पहले आप लोन मैनेज करते हो, एक बैंक से बात करते हो कि हमें एक फिक्स्ड एसेट परचेज करना है जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो बैंक क्या करती है? कहती है ठीक है हमको प्रोसेसिंग करने में कुछ समय लगेगा, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कीजिए, आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम, फोरकास्टेड इनकम, ये सब कुछ हमें जमा कीजिए। तो हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे चीजों को और फिर बताएंगे कि आपको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। बैंक ने हमें ये सब कुछ प्रोसेस करके बता दिया और बैंक ने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम मशीन देखना शुरू कर रहे हैं और मशीन देखने में हमने 2-3 महीने का समय लगा दिया। तो जब बताइए अब बैंक हमसे क्या कहती है? कहती है बताइए आपने हमसे लोन सैंक्शन कराया, हमने आपको लोन सैंक्शन कर दिया और पिछले 3 महीने से आपको हम रोज रोज क्या कर रहे हैं? फोन करके बोलते हैं कि लोन ले लो, लोन ले लो, तो आप कहते हो अभी हमने मशीन देखी ही नहीं है। तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेती है उस पीरियड का, एंड दैट चार्जेस इज कॉल्ड कमिटमेंट चार्जेस। बैंक हमसे ये चार्जेस क्यों ले रही है? बैंक कहती है बताइए हमने आपको लोन सैंक्शन कर दिया 10 लाख रुपए का, तो आपके लिए 10 लाख रुपए रख के हर दिन बैठे रहते हैं, पता नहीं कब आप चले आओ कहो 10 लाख रुपए हमको चाहिए। हम किसी को 10 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, ये पैसा हमेशा पड़ा रहता है मेरे पास। हम किसी को देंगे तो इंटरेस्ट वगैरह कमाते कि नहीं कमाते? तो सिंस आपने हमसे लोन सैंक्शन कराया है तो हम लोन लेके हर दिन बैठे हैं कि आप कभी भी आके हमसे 10 लाख रुपए मांग सकते हो।
तो इसलिए हम आपसे चार्जेस लेंगे उस पीरियड का, जितने पीरियड के लिए आप हमसे लोन वापस से सैंक्शन नहीं कराते। सिंस हमने तो सैंक्शन कर दिया है, आप भले हमसे डिसबर्स ना कराओ, हम उतने पीरियड के लिए आपसे क्या करेंगे, कुछ चार्जेस लेंगे। तो लोन जब सैंक्शन हो जाता है और आप डिसबर्स नहीं कराते हो, तो उस पीरियड के बीच भी बैंक आपसे क्या करती है, कुछ चार्जेस कवर करती है, और ऐसे चार्जेस को कहा जाता है कमिटमेंट चार्जेस। ये कमिटमेंट चार्जेस भी क्या है, मेरी बोरोइंग कॉस्ट है। फिर जब हम एक एसेट को खरीदेंगे तो ये बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, उसके साथ कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है ये बात। तो बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड करती है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट कब शुरू होता है, जब आपने लोन को डिसबर्स करा लिया है, तो वहां से तो इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लोन के सैंक्शन होने के बाद डिसबर्स नहीं कराया है, तो बैंक कहती है बताइए हम आपके लिए पैसा रखे हुए हैं और आप डिसबर्स ही नहीं करा रहे हो, इस पैसे पे हम इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, तो इसलिए बैंक हमसे कमिटमेंट चार्जेस लेती है। और क्या क्या होता है, इंटरेस्ट इन कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोइंग्स एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट। एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट हो सकता है हमने डिवेंचर्स मार्केट में रेस कर रखे हैं और वो डिवेंचर डिस्काउंट पे रेस किए हुए हैं। ठीक है, तो एमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एमोर्टाइजेशन ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये भी क्या है, आपकी बोरोइंग कॉस्ट। हमने 100 रुपए के डिवेंचर को 90 रुपए में इशू किया। 100 रुपए फेस वैल्यू, 90 रुपए इशू प्राइस। ठीक है, और साथ ही साथ हम इस पे 10% का इंटरेस्ट अलग से देते रहते हैं। हम साल भर का इंटरेस्ट इस पे 10% देते हैं। 100 रुपए फेस वैल्यू का डिवेंचर इशू किए हैं, 10% वाला ये डिवेंचर है, हमने इसे इशू किया है 90 रुपए में। 5 साल की ये डिवेंचर है, 5 ईयर डिवेंचर है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 10 रुपए का जो डिस्काउंट है वो पीएल में हम राइट ऑफ करते रहते हैं हर साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 5 साल की पीरियड पे हम उसे राइट ऑफ करेंगे। हर साल का एमोर्टाइजेशन डिस्काउंट का कितना होगा, 2 रुपया का। अगर आपने एक 100 रुपए का डिवेंचर रेस किया है सिर्फ 90 रुपए में और 5 साल का ये डिवेंचर है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट हर साल राइट ऑफ करोगे कि नहीं। 5 साल का डिवेंचर है तो हम 5 सालों में इसे एमोर्टाइज कर देंगे। तो 2 रुपए की जो आप एमोर्टाइजेशन कर रहे हो, ये तो बोरोइंग कॉस्ट है ही, साथ में एक और बोरोइंग कॉस्ट है। 100 रुपए के डिवेंचर पे हर साल क्या देते हैं हम, 10 रुपए का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, और अगर आपने डिवेंचर इशू किया है डिस्काउंट पे, तो जितना हर साल एमोर्टाइज कर रहे हो वो भी क्या है, आपका बोरोइंग कॉस्ट है। ठीक है, फिर और क्या क्या है बोरोइंग कॉस्ट, और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग। बोरोइंग से रिलेटेड प्रीमियम। बोरोइंग से रिलेटेड प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपने 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिवेंचर 100 रुपए में ही इशू किया, इशू प्राइस तो 100 रुपए, लेकिन आप इसे 5 साल बाद रिडीम करोगे 120 रुपए में। 100 रुपए का डिवेंचर 5 साल बाद रिडीम होगा 120 रुपए में, और ये 10% वाला डिवेंचर है, तो 10% तो हम इस पे हर साल इंटरेस्ट पे करते हैं, वो बोरोइंग कॉस्ट है। और 5 साल पे 20 रुपए आप ज्यादा देने वाले हो, तो आप क्या करोगे, ये 20 रुपए के खर्चे को भी 5 साल तक आप एमोर्टाइज करते रहते हो। हर साल का खर्चा कितना, 4 रुपए। ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट है। Amortization of ancillary cost incurred in connection with the arrangement of borrowing. Cost with arrangement. Cost on arrangement of borrowing. बोरोइंग अरेंज करने में जो आप खर्चा लगाते हो, जैसे बैंक से आप जब लोन लेते हो तो बैंक आपसे लोन की प्रोसेसिंग फी लेती है। ये लोन प्रोसेसिंग फी भी क्या कहलाएगा, ये लोन प्रोसेसिंग फी बोरोइंग कॉस्ट कहलाएगी। बैंक बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह कहती है कि हमें दीजिए, कुछ हमें सीए से रिपोर्ट बनवा के दीजिए, सीए की रिपोर्ट दिलवाइए अपने अकाउंट्स पे, तो ये सीए रिपोर्ट्स वगैरह भी जो देनी होती है उनके लिए भी खर्चा लगता है। ये सब खर्चे कहलाते हैं। दिस इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद अरेंजमेंट ऑफ बोरोइंग, और ये भी AS 16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट है। तो लोन को मैनेज करने में जितना खर्चा लगता है उसे भी बोरोइंग कॉस्ट कहा जाता है।
उसके बाद फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीजेस और सिमिलर अरेंजमेंट। अगर आपने एसेट को फाइनेंस लीज पे एक्वायर किया है तो जितना आप उसके कॉस्ट से ज्यादा पे कर रहे हो वो बोरोइंग कॉस्ट ही होता है। ठीक है, फाइनेंस चार्जेस इन फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट। आपने फाइनेंशियल लीज पे एसेट को एक्वायर किया है तो आप जितना भी उस पे इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह मतलब कॉस्ट से ऊपर जितनी भी पेमेंट कर रहे हो उस लीज एग्रीमेंट के तहत, वो पैसा भी आपका बोरोइंग कॉस्ट ही है। लीज क्या होती है, फाइनेंशियल लीज वगैरह, लगभग आपको अंदाज है इस बात का, और जो बाकी डिटेलिंग है वो AS 19 जब हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देन उसके बाद 7th पॉइंट, exchange differences arising on foreign currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost. Exchange difference on interest component. समझ लीजिए इस बात को। आपने यहां पे लोन लिया $1000 का। आपने जिस दिन लोन लिया था उस दिन $1 का रेट ₹40 था, तो हमने कितने का लोन ले रखा है, 40,000 रुपए का। ठीक है, और ये लोन है एट द रेट ऑफ 10%। यानी जस्ट सोचिए, जब हमने ये लोन लिया था, लेकिन हमने डॉलर में लोन ले रखा है, लेकिन जिस दिन हमने लोन लिया था उस दिन मेरे लिए लोन कितने के बराबर का था, 40,000 रुपए का, और ये साल भर का लोन है। हमें क्या लग रहा है, हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी 44,000 रुपए। ठीक है, ये साल का अंत, अब साल के अंत पे हम इसकी पेमेंट करने जा रहे हैं। हमें रीपे तो कितना करना है, $1,000 प्लस 10% उसका इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन इस दिन $1 का रेट 50 रुपए हो चुका है। ठीक है, तो पता है आपने लोन की रीपेमेंट के लिए कितना पैसा खर्च किया, आपने प्रिंसिपल सम की पेमेंट की, कितने की, 1,000 इंटू 50 रुपए यानी कि 50,000 रुपए, और 10% का इंटरेस्ट। 10% का इंटरेस्ट कितना डॉलर बनता है, इंटरेस्ट बताओ कितना डॉलर बनता है, 10% इंटरेस्ट $100। $100 आपको इंटरेस्ट भी देना है, और $100 इंटरेस्ट का कितनी वैल्यू हो जाएगी, इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा $100 का, 5,000 रुपए। तो पता है आपने कितना पैसा खर्च किया इस लोन की रीपेमेंट में, 55,000 रुपए का खर्चा किया। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन इंटरेस्ट कंपोनेंट भी क्या कहलाता है, बोरोइंग कॉस्ट। पता है इस 5,000 रुपए के इंटरेस्ट कंपोनेंट में दो चीजें हैं, 4,000 रुपए का इंटरेस्ट जो ओरिजिनली बनता था, इंटरेस्ट ओरिजिनली डिसाइडेड, और ये 1,000 रुपए तो पता है किस वजह से है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से। एक्सचेंज फ्लक्चुएट कर गया, इस वजह से आपको 1,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, ये 4,000 रुपए क्या बोरोइंग कॉस्ट है कि नहीं है, ये 4,000 रुपए, ये 4,000 रुपए बोरोइंग कॉस्ट है। हाँ, इंटरेस्ट तो बोरोइंग कॉस्ट होती है, ये 4,000 रुपए बोरोइंग कॉस्ट है। ये 1,000 रुपए भी क्या कहलाएगा, बोरोइंग कॉस्ट, यही लिखा है आपने। एक्सचेंज डिफरेंस ऑन इंटरेस्ट कंपोनेंट भी जो होता है दैट इज इवन बोरोइंग कॉस्ट। यानी सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपने इंटरेस्ट की वजह से ज्यादा पेमेंट किया फॉर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से, या कम पेमेंट किया, जितना पे किया वो पूरा पूरा क्या होता है, बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपने प्रिंसिपल सम के रिस्पेक्ट में भी तो 10,000 रुपए ज्यादा पे किया है। आपने प्रिंसिपल सम के रिस्पेक्ट में भी 10,000 रुपए ज्यादा पे किया है, मतलब ये 50,000 रुपए में भी क्या है, 40,000 रुपए ओरिजिनली डिसाइडेड था, और ये 10,000 रुपए क्या है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है कि नहीं ऐसा। ये 10,000 रुपए एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है,
ये 10,000 रुपए जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अमाउंट है, ये कहां जाता है? ये पीएल अकाउंट में जाता है। ये हमने पढ़ा है, पता है कहां? तो बताओ कहां पढ़ा है? AS 11 में पढ़ा है। अगर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से आपको कोई लायबिलिटी ज्यादा पे करनी पड़ गई तो वो कहां चार्ज किया जाता है? पीएल अकाउंट में। जब बताओ, ये एक एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया गया था, बस टेस्ट कर रहे हैं आपको। ये एक एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया गया था। एसेट थी मेरी कितने की? यही $1,000 की। मेरी ये एसेट थी $1,000 की, यानी कि 40,000 रुपए की। हमको पे करना पड़ गया 50,000 रुपए, तो मेरी एसेट 50,000 रुपए की हो जाएगी कि नहीं? हमने एक एसेट खरीदा था $1,000 का, जिस दिन रेट था 40 रुपया पर डॉलर, लेकिन पे जिस दिन किए उस दिन $1 का रेट कितना था? 50 रुपया। तो हमने एसेट के लिए पेमेंट कितना करना पड़ा? 50,000 रुपए। तो एसेट 50,000 रुपए की हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, नहीं हुई। यही तो सीखे हो, ठीक है। लेकिन सर क्या क्या सीखे ये हमको कहां पता है, ठीक है। कॉपी को पता होगा, देखेंगे तो मिल जाएगा। एसेट आपकी 50,000 रुपए की नहीं होगी, एसेट 40,000 रुपए की ही रहेगी। 10,000 रुपए एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है जो कहां चार्ज होता है? पीएल में चार्ज होता है। दिस वॉज टॉट टू यू इन AS 11, ठीक है। छोड़ दीजिए इसकी बात, हमें तो किस पे चर्चा करनी है? बोरोइंग कॉस्ट पे। तो पता है हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस ऑन प्रिंसिपल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट की? ऑलरेडी AS1 ने ये सब कुछ सिखा दिया है हमें। AS1 ने सिखाया है, अगर आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट की वजह से कोई भी ज्यादा पेमेंट करना पड़ गया एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से, तो वो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां चार्ज किया जाता है? पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट कंपोनेंट की वजह से ज्यादा या कम देना पड़ गया तो वो क्या है? मेरी बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट भी तो पीएल में ही चार्ज होती है कि नहीं? नहीं। ये एएस स्टार्ट करने से पहले यही हमने आपको बताया कि ये एएस हमें बताने वाला है कि बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज हो जाएगी और कब बोरोइंग कॉस्ट पीएल में चार्ज होगी। तो इट मे गेट कैपिटलाइज और इट मे बी चार्ज टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें हैं। ये बोरोइंग कॉस्ट तो क्या हो सकती है? ये कैपिटलाइज भी हो सकती है और ये पीएल अकाउंट में भी चार्ज हो सकती है। लेकिन प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला तो हमेशा हमेशा के लिए कहां चार्ज होगा? पीएल में, ठीक है ये बात। तो ये थी बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन। अब आगे देखेंगे। चलिए अब हमको ये समझना है कि बोरोइंग कॉस्ट को कब कैपिटलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। लिखिए बोरोइंग कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3 कर लीजिए। बोरोइंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड when it is incurred for qualifying asset। बोरोइंग कॉस्ट तभी कैपिटलाइज होती है जब उसे आप इंकर करते हो क्वालिफाइंग एसेट के लिए। तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट्स आर दोज एसेट्स which take substantial period of time in construction। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज तब होती है व्हेन इट इज इंकर्ड फॉर क्वालिफाइंग एसेट। और बाकी सारी बोरोइंग कॉस्ट पीएल में चार्ज कर दी जाती है। क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होते हैं जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। सब्सटेंशियल पीरियड किसे कहा जाता है? सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब होता है पीरियड ग्रेटर इज इक्वल टू 12 मंथ। 12 महीना या उससे अधिक होता है तो उसे सब्सटेंशियल पीरियड बोला जाता है। तो क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो 12 महीने या उससे अधिक का समय लेता है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का मतलब आपको बनाने में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है मेकिंग, एसेट को बनाने में। एंड
इंस्टॉलेशन, या फिर आप बना बनाया लेते हो तो इंस्टॉल करने में इतना समय लग जाता है, तो भी उसे क्वालिफाइंग एसेट कहेंगे। अगर आप किसी को कोई भी चीज रेडी खरीदते हो विच इज रेडी फॉर यूज, आपने कोई एसेट खरीदा विच इज रेडी फॉर यूज, तो ऐसी एसेट को क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहा जाता। एन एसेट परचेज्ड एज रेडी टू यूज एसेट, an asset purchased as ready to use asset is not qualifying asset। आपने एक एसेट खरीदा जो रेडी टू यूज एसेट है, तुरंत आप उसे यूज करना शुरू कर दोगे, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। आपने एक एसेट खरीदा, उसे इंस्टॉल करने में 2-3 महीने का समय लगता है, स्टिल वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट कब कहलाएगा? वो जब उसे बनाने में या फिर आपको इंस्टॉल करने में 12 महीने से अधिक लग जाता है। ठीक है, जरा आप बताइए, हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है ये क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। ठीक है, ट्रक, एक कंपनी ने ट्रक खरीदा है, डिलीवरी वैन खरीदा है, क्वालिफाइंग एसेट कि नहीं? नहीं, ट्रक खरीद के बनाना थोड़ी ना होता है, इंस्टॉल थोड़ी ना करना होता है। रेडी जैसे खरीदोगे, बल्कि खरीद के फैक्ट्री तक भी लाओगे तो कैसे लाओगे? चला के लेके आओगे। ये तो एकदम रेडी टू यूज होती है ट्रक, डिलीवरी वैन, ये सब नॉट क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है ये बात? चलिए बताइए, फर्नीचर, हाँ, नॉट क्वालिफाइंग एसेट। बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है अगर इसके कंस्ट्रक्शन में 12 महीने से अधिक लगा है तो ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, तो दे कैन नॉट बी क्वालिफाइंग एसेट। ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। शिप, जहाज, हाँ, इसे बनाने में 2-2, 3-3 साल लगते हैं एक एक शिप को बनाने में, तो ये क्वालिफाइंग एसेट होता है। ठीक है, तो वो एसेट जिन्हें बनाने में, इंस्टॉल करने में आपको 12 महीने से अधिक लग जाते हैं, वो क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड, प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया है, तो बताइए क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसे कंस्ट्रक्ट करने में 12 महीने से ज्यादा लगा हो। आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, लेकिन सुनिए क्या बोल रहे हैं, परचेज किया एंड इंस्टॉलेशन टुक 15 मंथ, इंस्टॉलेशन में 15 महीने लग गए उसके, क्वालिफाइंग एसेट है? हाँ। प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्टेड, प्लांट एंड मशीनरी आपने कंस्ट्रक्ट कराया है, तो खुद ही बना रहे हो मतलब, तो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। हाँ, ये बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कंस्ट्रक्शन में समय कितना लगना चाहिए, ग्रेटर इज इक्वल टू 12 मंथ। यहां पे भी जो हमने लिखा था बिल्डिंग, यहां पे भी हम मान के चल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसा है, ग्रेटर इज इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है ये बात? चलिए आगे देखिए, अ क्वालिफाइंग एसेट, अ क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नॉर्मली टेक्स, अंडरलाइन कीजिएगा वर्ड नॉर्मली, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नॉर्मली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्वालिफाइंग एसेट उस एसेट को कहा जाता है जो नॉर्मली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है। मतलब अगर एक एसेट को जनरली बनाने में समय 12 महीने से अधिक लगता है, आपने 12 महीने में बना लिया है, तो क्या इसका मतलब वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है? नहीं, स्टिल वो क्वालिफाइंग एसेट है। अगर एक एसेट को बनाने में नॉर्मली 12 महीने या उससे अधिक लगते हैं, आपने 12.25 महीने में, 11 महीने में, 10.5 महीने में बना लिया है, तो इससे वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं होता है। तो क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जिसमें नॉर्मली 12 महीने से अधिक समय लगता है।
एक शिप को बनाने में 12 महीने से अधिक समय नॉर्मली लगता है। हमने अगर 9 महीने में शिप बना ली है तो इसका मतलब वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं होता, स्टिल इट इज एन क्वालिफाइंग एसेट। A qualifying asset is an asset that normally takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. Examples of qualifying asset. Intended use और sale, अगर आप एक asset को बनाते हो यूज करने के लिए तब तो हम उसे asset कहते हैं, और उसे अगर हम किसी asset को बनाते हैं सेल करने के लिए तो हम उसे इन्वेंट्री कहते हैं। Even your inventories can be qualifying inventories, ठीक है। Inventories that require a substantial period of time to bring them into a sellable condition. Inventories भी हो सकती है वो, और आपके लिए वो एसेट भी हो सकती है। अगर आपने यूज करने के लिए बनाया है तो आपके लिए एसेट है, जिसने बेचने के लिए बनाया है उसके लिए वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्रीज भी क्वालिफाइंग इन्वेंट्री हो सकती है और इवन क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं। जिसने क्वालिफाइंग इन्वेंट्री को बेचा है, परचेजर के लिए वो क्या होता है? क्वालिफाइंग इन्वेंट्री किसी ने बेचा, परचेजर के लिए वो क्या है? वो क्वालिफाइंग एसेट ही है। सिर्फ बनाने वाली कंपनी के लिए सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग इन्वेंट्री। लेकिन जो सिर्फ खरीदेगा उसके लिए क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है, उसके लिए क्वालिफाइंग फिक्स्ड एसेट है वो। पावर जनरेशन फैसिलिटीज, आप पावर जनरेशन प्लांट वगैरह बनाइए, इसमें बहुत समय लगता है, तो ये सब क्वालिफाइंग एसेट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने यहां बना रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्लांट एंड मशीनरी अपने यहां, इसमें समय लगेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह डेवलप कर रहे हो, मतलब बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, तो देखिए इसमें समय लगेगा। अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड दोज इन्वेंट्रीज दैट आर रूटीनली मैन्युफैक्चर्ड, वो इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री जो रेगुलरली बनते हैं और अदरवाइज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, ढेर सारी क्वांटिटीज में बनते हैं, ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस बनते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट। ट्रक क्वालिफाइंग एसेट होती है क्या? क्या क्वालिफाइंग ट्रक क्वालिफाइंग इन्वेंट्री होती है उन कंपनीज के लिए जो ट्रक बनाते हैं? क्या ट्रक क्वालिफाइंग इन्वेंट्रीज होती है उन कंपनीज के लिए जो लोग ट्रक बनाते हैं? नहीं। ट्रक बनाने वाली कंपनी साल साल भर में एक एक ट्रक नहीं बनाती है, वो एक एक दिन में हजारों ट्रक बनाती है, वो ट्रक बनाने वाली कंपनी है। टाटा कंपनी से पूछिए कि आप लोग को एक एक ट्रक बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, कहेंगे नहीं, एक एक मिनट में हम लोग के यहां से 100 ट्रक डिलीवर होता रहता है, ठीक है। तो रिपीटेटिव बेसिस पे अगर आपके पास माल तैयार होता रहता है और रेगुलर प्रोडक्शन आपकी हो रही है तो उसे क्वालिफाइंग इन्वेंट्रीज नहीं कहा जाता। सिप बनाने वाली कंपनी से पूछो क्या रेगुलर 100 सिप के डिलीवरी करते रहते हो? कहेंगे नहीं, एक ऑर्डर आता है 2.5 साल में पूरा करते हैं फिर दूसरा ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द एसेट्स रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, वो एसेट जिसे आप रेडी फॉर यूज पाते हो, एकदम तुरंत खरीदते ही यूज कर लोगे, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते हैं। Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset should be capitalized as part of the cost of that asset. अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट के रिस्पेक्ट में बोरोइंग कॉस्ट को इंकर किया है तो वो उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज कर दिया जाता है। When it is probable that, लेकिन हाँ इसके लिए भी एक बात का ध्यान देना होगा, when it is probable that they will result in future economic benefit to the enterprise. आपने एक एसेट को एक्वायर किया और आपको पता चलता है कि ये एसेट अब आपके काम लायक नहीं है। हमने एक मशीनरी को खरीदा और खरीदने के बाद हमें समझ में आता है कि वो मशीनरी मेरे यूज लायक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि उस मशीन से प्रोडक्शन नहीं हो सकती, अदरवाइज फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो मशीनरी हमने परचेज कर ली थी वो पॉल्यूटिंग नेचर की मशीन थी और गवर्नमेंट ने एकाएक अभी रेगुलेशन लाया और जिसके जरिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो मशीन अब यूज नहीं हो सकती। तो जब बताइए जो आपने एसेट खरीदा है 10 लाख रुपए की मशीन, क्या वो आपके लिए अब एसेट रह गई है? वही आपके लिए एसेट नहीं है। तो 1 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट उसकी वजह से आप बियर की हो वो भी आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। इनफैक्ट जब एसेट ही नहीं है तो कैसा कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये बात बताइए, अगर आप क्या करते हो, आपने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी, ठीक है, और खरीदने के बाद तुरंत बाद आपको पता चलता है कि आप इस मशीन को यूज नहीं कर सकते हो, क्या करोगे आप? उसे डेप्रिसिएशन लगाते हो आप उस पर? नहीं, क्या करेंगे? राइट ऑफ करके खत्म कर देंगे। आपने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है, उसे स्क्रैप की तरह रियलाइज कर लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिखा देंगे अपनी बुक्स में, और या फिर क्या करेंगे, राइट ऑफ करके जो भी उसकी स्क्रैप वैल्यू बनती है उसके हिसाब से राइट ऑफ करके पीएल में खत्म कर देंगे उसे, ठीक है। तो ऐसे में अगर उस एसेट को लेने के लिए आपने कुछ बोरिंग कॉस्ट भी इंकर कर रखा है तो कैपिटलाइजेशन को कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट द कैपिटल अमाउंट जो उस एसेट की थी उसी को आप राइट ऑफ कर रहे हो, तो उसके बोरिंग कॉस्ट को भी आप पीएल में राइट ऑफ ही कर रहे होगे।
The cost can be measured reliably. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with this statement. This statement का मतलब this accounting standard. ठीक है? The cost can be measured reliably. The amount of borrowing cost eligible for capitalization should be determined in accordance with this statement. Other borrowing costs should be recognized as an expense in the period in which they are incurred. Underline कीजिए word other borrowing cost. अदर बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? बाकी जितने भी बोरिंग कॉस्ट है. कौन से बोरिंग कॉस्ट को छोड़ के? बोरोइंग कॉस्ट फॉर क्वालिफाइंग एसेट. अदर बोरिंग कॉस्ट का मतलब है ऑल अदर बोरिंग कॉस्ट अदर देन बोरोइंग कॉस्ट फॉर क्वालिफाइंग एसेट. क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो आपने बोरिंग कॉस्ट इंकर की है, उसके अलावा कोई भी बोरोइंग कॉस्ट है तो वो सब आप एक्सपेंस की तरह चार्ज कर देते हो इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड. नो, If fund borrowed specifically for obtaining a qualifying asset, देखिए इसके बाद जो दो हेडिंग हम लोग करने वाले हैं, इसके लिए माइंड मेकअप करेंगे पहले आपका. दो हेडिंग क्या है? If fund borrowed specifically for obtaining a qualifying asset, और दूसरी हेडिंग क्या है? If fund are borrowed generally and used for the purpose of obtaining a qualifying asset. आपने फंड बोरो किया है स्पेसिफिकली. फंड बोरो करना स्पेसिफिकली का मतलब क्या होता है? हम 5 लाख रुपए की एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदने जा रहे हैं और बैंक से कहे हैं 5 लाख रुपए हमें दीजिए मशीनरी ए को खरीदने के लिए. आप मशीनरी ए खरीदने जा रहे हो 5 लाख रुपए की, और आपने बैंक से कहा है कि आप हमें 5 लाख रुपए दीजिए मशीनरी ए खरीदने के लिए, तो इसे कहा जाता है स्पेसिफिक लोन. हम बैंक से एक लोन लेते हैं, हमें 25 लाख रुपए चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो ये क्या कहलाता है? जनरल लोन. क्योंकि आप 25 लाख रुपए से क्या क्या करोगे? मशीन भी खरीदोगे, हो सकता है लैंड भी खरीदोगे, बिल्डिंग भी खरीदोगे, 2 4 5 मशीनरी खरीदोगे, हो सकता है उसमें से कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करोगे, तो ऐसे लोन को कहा जाता है जनरल लोन. ठीक है, पहले जनरल लोन और स्पेसिफिक लोन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं, फिर इसे पढ़ते हैं. एक एग्जाम्पल लिखिए, हेडिंग दे दीजिए स्पेसिफिक एंड जनरल बोरोइंग. हम लोग एक ही एग्जाम्पल में डिफरेंट केस स्टडीज को बनाएंगे और सारी बातों को एक साथ समझ लेंगे. हमें प्लांट एंड मशीनरी ए खरीदी है 5 लाख रुपए की और प्लांट एंड मशीनरी बी खरीदी है हमने 3 लाख रुपए की. केस 1, हम हर तरीके के लोन की बात करते हैं अब एक एक करके कि लोन इंसान कैसे कैसे लेता है. पहले लोन ऑफ ₹5 lakh at the rate of 10% for plant and machinery A. एक तो हम ऐसे लोन लेते हैं. हम कह के लेते हैं बैंक से लोन कि हमें 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, किसे खरीदने के लिए? प्लांट एंड मशीनरी ए के लिए चाहिए. ठीक है, तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा? 10% 5 लाख का कितना हो गया? 50,000 रुपए. इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000. एज्यूमिंग कि 1 साल हो गया है, अभी लोन रिपे नहीं हुआ है. हमारे हर एग्जांपल में ये बात एज्यूम कर लीजिएगा, 1 साल का पीरियड हो गया है, लोन रिपे बीच में अभी नहीं हुआ है, क्योंकि लोन अगर बीच में रिपे हो गया तो इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. इंटरेस्ट ऑफ ₹50,000 शैल बी कैपिटलाइज्ड. शैल बी कैपिटलाइज्ड विथ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ए. अब पता है प्लांट एंड मशीनरी ए की कीमत कितनी कहलाएगी? प्लांट एंड मशीनरी ए की कीमत कहलाएगी 5,50,000 रुपए. इनफैक्ट यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट पेमेंट एंट्री क्या होती है? जनरली इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. लेकिन यहां पे एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपए. कोई परेशानी किसी को इसमें?
केस 2 देखिए, कोई जरूरी है कि 5 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी लिया जाए तो 5 लाख रुपए का ही लोन लिया जाए? ये कोई नियम थोड़ी ना है। अरे मेरे पास प्लांट एंड बी खरीदने के 3 लाख रुपए पूरे हैं, प्लांट एंड मशीनरी ए खरीदने के लिए भी मेरे पास 4 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया कम पड़ गया तो 1 लाख का लोन लेंगे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक लोन ले रखा है तो वो एग्जैक्टली पूरे उसी अमाउंट का होना चाहिए जितने का आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया है, ठीक है। ये हमने जो केस 1 में डिस्कस किया, ये कौन सा लोन डिस्कस किया है? स्पेसिफिक लोन। केस 2 में भी अगेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक लोन को ही। अब ये लोन कितने का है? लोन ऑफ ₹4 लाख एट द रेट ऑफ 10% फॉर प्लांट एंड मशीनरी ए। ऐसा भी हो सकता है आपने प्लांट एंड मशीनरी ए के लिए सिर्फ 4 लाख रुपए का ही लोन लिया है, तो अब क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑफ ₹40,000 shall be capitalized कहां पे? विथ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ए। लोन ऑफ ₹6 लाख ठीक है। बस हमने क्या किया? 6 लाख रुपए का लोन ले लिया फॉर प्लांट एंड मशीनरी। हमने बैंक से ये नहीं बोला क्या लेंगे इससे, हमने 6 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और उससे हमने ए भी खरीदा है, बी भी खरीदा है। अब इसे कहते हैं हम जनरल लोन। इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट 60,000 रुपए। अब इस 60,000 रुपए के इंटरेस्ट को आप क्या करोगे? 5:3, 5 लाख 3 लाख के रेशियो में अपोर्शन कर दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट टू बी अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ए एंड बी। अपोर्शन कराइए इंटरेस्ट। प्लांट एंड मशीनरी ए और प्लांट एंड मशीनरी बी 5:3 के रेशियो में 45,000, 37,500, 37,500 और 22,500। ठीक है ये बात। केस 4 अगेन जनरल बोरोइंग ₹8 लाख लोन एट द रेट ऑफ 10% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। हमने 8 लाख रुपए का लोन लिया है 10% के रेट पे प्लांट एंड मशीनरी के लिए। अब पता है प्लांट एंड मशीनरी भी कितने की खरीदी है? 8 लाख रुपया। इस सिचुएशन में कोई समस्या ही नहीं होती। 8 लाख का 10% इंटरेस्ट है 80,000 रुपए का, जिसमें से 50,000 का इंटरेस्ट कहलाएगा प्लांट एंड मशीनरी ए का और 30,000 रुपए का इंटरेस्ट कहलाएगा प्लांट एंड मशीनरी बी का। तो यहां कोई समस्या ही नहीं है। इंटरेस्ट जो है 80,000 रुपए का, इसे आप बाइफरगेट कर देते हो प्लांट एंड मशीनरी ए और प्लांट एंड मशीनरी बी पे। 50,000 रुपए यहां डाल दोगे, 30,000 रुपए यहां डाल दोगे।
रुपीज 10 lakh loan at the rate of 10% for plant and machinery. आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है 10% पे प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ठीक है, एंड WC वर्किंग कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए की है, हमने टोटल लोन लिया है 10 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी ए कितने का है 5 लाख, इस पे 10% रेट अप्लाई करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी बी है 3 लाख रुपए की, इस पे रेट अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट का, ये हो जाएगा 50,000 रुपए और ये हो जाएगा 30,000 रुपए। ये इंटरेस्ट होगा कैपिटलाइज। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, 30 50 और 30 80,000 कैपिटलाइज हो गया। अब 20,000 का इंटरेस्ट चार्ज टू PL। चलिए जो एग्जैक्टली बताना चाहते हैं वो देखिए। जब आपका लोन कम का था, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए की और लोन मेरा था 6 लाख रुपए का, तो हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे और इंटरेस्ट को अपोर्शन कर रहे थे। जब मेरे लोन का अमाउंट ज्यादा बड़ा था, तब हमने क्या कर रखा है, ऐसे में हम इंटरेस्ट के रेट को अप्लाई कर रहे हैं। जब लोन कम का होता है तो इंटरेस्ट को अपोर्शन करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अपोर्शन करते हैं। जब लोन का अमाउंट बड़ा होता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट के रेट को अप्लाई करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए अगर आपने लोन ही 6 लाख रुपए का लिया है और आप कहोगे 5 लाख का 6 लाख का लोन लिया, कितने पे 10% पे, आप 5 लाख पे 10% और 3 लाख पे 10% अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 80,000 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। जबकि पे कितना हो रहा है, 6 लाख का 10% यानी कि सिर्फ 60,000 रुपए, ठीक है। तो इसलिए आप इंटरेस्ट कंप्यूट करते हो और इंटरेस्ट को अपोर्शन करते हो। लेकिन जब मेरा लोन ग्रेटर अमाउंट का होता है और ऐसे में हमने इंटरेस्ट निकाल के अपोर्शन कर दिया तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, लोन है 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट बनेगा उसका 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट को हम अपोर्शन कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब आपने एसेट ही खरीदा है 8 लाख रुपए का तो 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की उस पर रेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो सिंस ये कोई बहुत छोटा सा एग्जांपल था तो हम जल्दी जल्दी इन बातों को समझ चुके हैं। जब ये बड़ा क्वेश्चन होता है तो हमें समझ में नहीं आता जल्दी से कि यहाँ पे रेट अप्लाई करना है या फिर हमें इंटरेस्ट के अमाउंट को अपोर्शन करना है। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे जल्दी से तुरंत इवैल्यूएट करेंगे कि हमें इंटरेस्ट कैसे निकालना है और कंप्यूट करके कैपिटलाइज कर देना है। तो आप क्या देखना, अगर लोन अमाउंट, ये सिर्फ एग्जाम के लिए टिप्स है, ठीक है, अगर लोन अमाउंट इज लेस देन एसेट परचेज्ड, अगर लोन का अमाउंट लेस देन एसेट परचेज होगा तो क्या करना होगा आपको, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। अगर लोन का अमाउंट ग्रेटर देन एसेट परचेज है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए और उसे अपोर्शन कर दीजिए इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर लोन का अमाउंट ग्रेटर एसेट परचेज है तब क्या करोगे बताओ, हाँ, तब अप्लाई इंटरेस्ट रेट टू वैल्यू ऑफ एसेट परचेज्ड। चलिए एक एग्जांपल लिखिए और सॉल्व करके दिखाइए हमें। एसेट
परचेस्ड, ए बी सी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। और जब तक हम कुछ ना कहें अपने एग्जाम्पल में तब तक ये मान के चलना क्वालिफाइंग एसेट है, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, तब तक मैं आप कह दोगे कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि कोई भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम कुछ ना कहें तब तक के लिए सारे एसेट्स मेरे क्वालिफाइंग एसेट, जब नहीं होंगे तो बताएंगे एग्जाम्पल में, अदरवाइज नहीं लिखेंगे क्वालिफाइंग एसेट। हालांकि आपको एग्जाम में एसेट एबीसी लिखने की बजाय वो एसेट के नाम लिखेगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है। ठीक है, वो एसेट के नाम लिखेगा और आपको एसेट के नाम से आइडेंटिफाई करना होगा वो क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं है, या फिर एबीसी लिखेगा तो वो बताएगा वेदर इट इज एन क्वालिफाइंग एसेट और नॉट। आप मान के चलिए क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि हमें कैपिटलाइजेशन सिखाना है। एबीसी लोन टेकन, लोन टेकन में हम आपको क्या क्या बताएंगे, एक तो बैंक का नाम बताएंगे, दूसरा बताएंगे अमाउंट बोरोड, तीसरा चीज बताएंगे इंटरेस्ट रेट कितने पे लिया गया है, और चौथी बात बताएंगे पर्पस क्यों लिया गया है। ठीक है, बैंक के भी नाम बड़े अच्छे से हैं, एक्स वाई और जेड, एबीसी मेरे एसेट के नाम है, एक्स वाई जेड बैंक के नाम है। इनसे अमाउंट बोरो किया गया है वो है 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 1 लाख रुपया। इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा है, देखो 10-21%, 11% और 12%। पर्पस है इसका एसेट ए परचेज करना, इसका कोई पर्पस नहीं बताएं, इसका कोई पर्पस नहीं बताएं। मतलब बैंक से बस ये लोन लिए हैं वाई और जेड बैंक से 2 लाख और 1 लाख रुपए का, लेकिन एक्स बैंक से जो हमने लोन लिया है हमने बताया है कि दिस इज फॉर एसेट ए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, आगे से आप करोगे। सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एक तो 10% का लोन जो है 3 लाख रुपए का वो तो एसेट ए के लिए ही है, बचा कितना और लोन, ये 3 लाख रुपए का लोन जो हमने ऐसे ही जनरली बोरो कर रखा है। ठीक है, आपका पहले तो ये देखिए एसेट ज्यादा है कि लोन ज्यादा है, एसेट ज्यादा है। और अगर मेरा एसेट ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को कंप्यूट कर लेते हैं और फिर उसे अपोर्शन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे में हम इंटरेस्ट को यहीं पे तो अभी सीखा है हम लोग ने कि देखो अगर लोन अमाउंट इज लेस देन एसेट परचेज, अगर लोन अमाउंट मेरा लेस देन एसेट परचेज है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंटरेस्ट कंप्यूट करके अपोर्शन कर देना चाहिए। अगर हम इंटरेस्ट का रेट अप्लाई कर दें इन सब में तो क्या होगा, ऐसे में ज्यादा कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, जितना इंटरेस्ट दे नहीं रहे उससे ज्यादा कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। तो इंटरेस्ट का खर्चा कितना है वो कंप्यूट कर लेते हैं और फिर उसे अपोर्शन कर देते हैं। मान लो लोन ही ज्यादा होता तब क्या करते, लोन ज्यादा होता तब हम इंटरेस्ट कंप्यूट करके अपोर्शन नहीं करते, क्योंकि लोन अगर ज्यादा है तो एसेट की जितना एसेट है उतने का लोन ही तो एसेट के लिए यूटिलाइज हुआ और बाकी लोन तो एसेट के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ। तो जो लोन एसेट के लिए यूटिलाइज हुआ ही नहीं है उसे तो उसके खर्चे को हमें कहां चार्ज करना चाहिए, पीएल में। तो यहां पे आप लोग पहले तो इंटरेस्ट का खर्चा देख लीजिए कितना है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग के इंटरेस्ट कॉस्ट बता दो भाई, 3 लाख का 10% यानी कि 30,000 रुपया, और इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ जनरल बोरोइंग 2 लाख का 11% प्लस 1 लाख का 12%, कितना 34,000 सब मिला के। ये 30,000 कहां कैपिटलाइज होगा, ये ए में होगा सीधे सीधे कैपिटलाइज, और ये 34,000 कहां कैपिटलाइज होगा, एक्स वाई और जे ए बी और सी तीनों में ही ये कैपिटलाइज होगा जितना इनका एसेट का रेशियो है।
34,000 की कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं हम लोग, 34,000। ये कैपिटलाइज करना है आपको ए में भी, बी में भी, सी में भी, जितना जिसकी वैल्यू है उसी रेशियो में। ए की वैल्यू कितनी? 1 लाख बस। पता है 4 लाख की ए की जो एसेट थी उसमें से 3 लाख रुपया तो हम कहां से मीट आउट कर लिए हैं? स्पेसिफिक बोरोइंग से। तो आपने प्रोपोर्शनेट पैसा, देखिए ए का बचा, हमने 3 लाख रुपए का लोन लिया था एसेट ए के लिए, तो एसेट ए की वैल्यू कितनी बच गई? 1 लाख रुपया। बी कितने का? 3 लाख रुपया। और सी कितने का? 2 लाख रुपया। हमने जो जनरल लोन ले रखा है वाई बैंक से और जेड बैंक से मिला के 3 लाख रुपए का, उस बैंक के पैसे को कहां यूज किया है? इन तीनों में प्रोपोर्शनेटली यूज किया है। ठीक है ये बात? तो चलिए आप 34,000 के खर्चे को इस रेशियो में बांट दीजिए। अब देखो एसेट ए तो है 4 लाख रुपए की, लेकिन 3 लाख रुपए की कॉस्ट आपने कहां से बियर कर ली? एक स्पेसिफिक बोरोइंग से। तो जनरल बोरोइंग से हमने सिर्फ 1 लाख रुपए की कॉस्ट को ही बियर किया, और इसका 3 लाख और इसका 2 लाख, इन सब का प्रोपोर्शनेट अमाउंट, क्योंकि ये सब मिला के तो होता है 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 2 6 लाख, लेकिन हमने पैसा कितना लिया है जनरल बोरोइंग? सिर्फ 3 लाख रुपया। तो हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट सबका बियर किया है। 5,667, 17,000, 11,330। ठीक है? तो इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड विथ डिफरेंट एसेट। इंटरेस्ट कॉस्ट जो आप कैपिटलाइज करोगे विद डिफरेंट एसेट, वो क्या क्या होगा? ए के साथ कैपिटलाइज होगा 30,000 प्लस 5,667 रुपया, मिला के 35,667 रुपया। बी के साथ कैपिटलाइज होगा 17,000 रुपए, और सी के साथ कैपिटलाइज होगा 11,333 रुपया। ठीक है? ये दूसरा एग्जांपल लिखिए। लिखिए एसेट परचेस्ड ए, बी और सी 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख। लोन टेकन बैंक XYZ, अमाउंट 5 लाख, 3 लाख, 5 3 8 और 4 लाख। इंटरेस्ट रेट 12, 11, 10। पर्पस, ये जनरल पर्पस है, ये एसेट ए है, ये भी जनरल है। इंटरेस्ट कैपिटलाइज किस एसेट के साथ कितना होगा ये आपको कंप्यूट करना है। ऐसे ना देखो, बोर्ड गिर जाएगा। करना शुरू करो। देखिए यहाँ पे एसेट आपने परचेज की है 10 लाख रुपए की, जबकि लोन कितने का लिया है? 12 लाख रुपए का। क्या हम इसका इंटरेस्ट का खर्चा निकाल के इस पे अपोर्शन कर सकते हैं? नहीं। अगर हमने इसका इंटरेस्ट निकाल के इस पे अपोर्शन कर दिया तो इसका क्या फर्क पड़ेगा कि हमने 12 लाख रुपए के इंटरेस्ट के खर्चे को 10 लाख रुपए की एसेट पे डाल दिया। ये 12 लाख रुपए का लोन भले लिया गया है, इसमें से एसेट के लिए यूटिलाइज कितना हुआ है? सिर्फ 10 लाख रुपए ही। 2 लाख रुपए का खर्चा, आपने 2 लाख रुपए के लोन को एसेट के लिए जब यूटिलाइज ही नहीं किया है, तो क्या हम उसे एसेट की कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट बनता है सिर्फ वही डाल सकते हैं।
और 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट अगर आपको एसेट के साथ कैपिटलाइज करना है तो ऐसे में आप इंटरेस्ट का रेट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, जनरल लोन का रेट जानना है और स्पेसिफिक लोन का रेट जानना है। स्पेसिफिक लोन का रेट क्या है 11% और जनरल लोन का रेट क्या है, देखिए 12% का रेट है 5 लाख पे, 12% का रेट है 5 लाख पे और 10% का रेट है 4 लाख पे। तो ऑन एन एवरेज रेट आपका क्या पड़ गया, यही आपको चेक करना है। 5 लाख पे 12% दोगे यानी कितना दोगे, 5 लाख का 12% 60,000 रुपया। ठीक है, आप 60,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करोगे और 4 लाख पे 10% दोगे यानी कितना दोगे, 40,000 रुपए। आपने टोटल लोन कितने का लिया है, 5 लाख रुपया और प्लस 4 लाख रुपया, ये है जनरल बोरिंग। है कि नहीं ऐसा? कितना हो गया, 9 लाख के लोन पे 1 लाख का इंटरेस्ट 11.11%, 11.11%। देखिए इसका कंप्यूट करने का एक अल्टरनेटिव तरीका है, अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कंप्यूट कर सकते थे। 12% का इंटरेस्ट रेट आप कितने पे पे कर रहे हो, देखिए 5 लाख आउट ऑफ 9 लाख, 5 लाख आउट ऑफ 9 लाख पे हम कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, 12%, प्लस 4 लाख आउट ऑफ 9 लाख पे हम कितना दे रहे हैं, 10%। ये हो गया वेटेड एवरेज रेट निकल गया। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट ही तो निकालना है आपको। अब 5 लाख पे आप दे रहे हो, 5 लाख आउट ऑफ 9 लाख, टोटल जनरल बोरोइंग है 9 लाख रुपए की, 9 लाख की बोरोइंग में से 5 लाख पे 12% दे रहे हैं, 9 लाख की बोरोइंग में से 4 लाख पे 10% दे रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज कितना पड़ गया आपको, देख लो 11.11 आ रहा होगा। बताइए, ठीक है ये बात। अब देखिए इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कितना है, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड विथ डिफरेंट एसेट्स, ए एसेट, ए एसेट पे कितनी कैपिटलाइजेशन करेंगे, 4 लाख का एसेट है जिसमें 3 लाख का तो एक स्पेसिफिक लोन है, तो 3 लाख का तो पूरा पूरा 11% यहां चार्ज करना है, बचा 1 लाख रुपए जो जनरल लोन से लिया गया और जनरल लोन का रेट है 11.11%। ठीक है ये बात, 4 लाख में से 3 लाख रुपए 11% वाला और 1 लाख रुपए 11.11% वाला। फिर उसके बाद बी, देखो बी एसेट 3 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए पूरा पूरा जनरल लोन से जाएगा 11.11%। सी कितने का है, ये भी 3 लाख रुपए का है और ये भी पूरा जनरल लोन से ही मीट आउट हुआ है। बताइए ये कितना आ गया, 44,110, ये 33,333 और ये भी तब 33,030 कर दें, 33,330। किसी को कोई तकलीफ हो रही है इसमें, ठीक है ये
चलिए इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एडिट करते हैं, एक स्टेप आप आगे और बढ़ जाओगे। एक्सपेंस, हम आपको ये बता रहे हैं इस लोन को लेने में और कितना खर्चा लगा है, लोन की प्रोसेसिंग फी वगैरह, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े थे लोन लेने के लिए, तो वकील साहब, सीए साहब जो पैसा लिए थे उन सबके खर्चे। ठीक है, देखिए क्या क्या खर्चे थे। इस लोन में लगा था 10,000 का खर्चा, इसमें लगा था 5,000 रुपए का खर्चा, इसमें लगा था 3,000 रुपए का खर्चा। चलिए हम हेल्प करेंगे आपकी। देखिए अब यहां पे क्या होगा, ये 3 लाख का 11% और ये 5,000 रुपए का उसका खर्चा, ये सारा खर्चा कौन सी एसेट का है, एसेट ए का। तो ये 3 लाख का 11% और 5,000 ये पूरा पूरा एसेट ए का खर्चा है। बाकी ये जो खर्चे हैं 10,000 और 3,000 ये किसमें जाएंगे, ए बी और सी तीनों एसेट में जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जनरल बोरोइंग का रेट कंप्यूट करना पड़ेगा। जनरल बोरोइंग पे खर्चा कितना आ रहा है, 60,000 का इंटरेस्ट, 40,000 का इंटरेस्ट प्लस 10,000 रुपए का खर्चा और 3,000 रुपए का खर्चा, इतना खर्चा है 9 लाख रुपए के लोन के लिए। ये और ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस। तो अब हम देख ले रहे हैं 9 लाख पे कितना परसेंटेज खर्चा बैठता है, और वही परसेंटेज किस पे अप्लाई कर देंगे, एसेट की कॉस्ट पे। बताइए कितना हो गया। लिखने का समय नहीं मिल पा रहा है इसलिए क्या, लिख लो फिर से लिखो। देखो एग्जाम्पल लिखना तो बहुत आसान है, बस एग्जाम्पल में लिखो, सपोज इन द अबव एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन बोरोइंग वॉज इतना इतना इतना। सपोज इन द अबव एग्जाम्पल एक्सपेंसेस ऑन बोरोइंग वर इतना इतना इतना। ठीक है, बस उसके बाद सॉल्यूशन से आ जाओ यहां से। बताइए कितना हो गया ये, 12.55%। तो देखो अब कैपिटलाइजेशन की बात किया जाए तो इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज विद डिफरेंट एसेट, इंटरेस्ट एंड मतलब बोरोइंग कॉस्ट है ये टोटल। अब इंटरेस्ट तो सिर्फ है नहीं, अब बोरोइंग कॉस्ट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ बोरोइंग रिलेटेड एक और खर्चा भी है। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो आप कैपिटलाइज करने वाले हो वो क्या होगा, ए एसेट पे, ए एसेट का 3 लाख रुपए का तो 11% यहीं पे जाएगा, प्लस लोन जो आपने बैंक वाइज से लिया है उसमें 5,000 का खर्चा भी लगा है, वो भी क्या होगा, यहीं पे कैपिटलाइज होगा। तो 3 लाख का 11% प्लस 5,000 पूरा पूरी ए में लगा दिए, प्लस 1 लाख रुपया कहां से मीट आउट किए हो, 4 लाख की एसेट है ना ये तो 1 लाख रुपया मीट आउट हुआ है जनरल बोरोइंग से, और उसका रेट 12.55%। उस पे बोरोइंग का जो खर्चा आया है वो 12.55% आया। बी एसेट आपने ली 3 लाख रुपए की, और सी भी ली आपने 3 लाख रुपए की, और इन पे अप्लाई कर दीजिए जनरल बोरोइंग का कॉस्ट 12.55%। हाँ 50,550। थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी। अच्छा हाँ हाँ, 33,650।
ठीक है ये। चलिए अब पढ़ते हैं कि ये एएस क्या कह रहा था। एग्जैक्टली वही बात कह रहा था जो अभी आपने न्यूमेरिकली किया है। A fund borrowed specifically for obtaining a qualifying asset. The amount of actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period should be capitalized on that asset. अगर actual borrowing cost है तो उसे आप capitalize कर दीजिए. Sometimes the specially borrowed funds are temporarily invested pending their expenditure on qualifying asset. Any income earned on the temporary investment of those borrowing is deducted from the borrowing cost incurred and only the net amount is capitalized. कह रहा है कभी कभी आप पैसा बोरो कर लेते हो और आपको एक आध दो महीने बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में एक दो महीने के लिए आप उस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट की इनकम को बोरोइंग कॉस्ट से आप रिड्यूस भी कर लोगे और बैलेंस अमाउंट को ही कैपिटलाइज करोगे। मतलब हमने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से और लेने के बाद अभी 2 महीने बाद हमने उसकी पेमेंट करनी है। हमने बैंक से लोन तो ले लिया लेकिन अब हमको 2 महीने बाद उसकी पेमेंट करनी है। जिस पार्टी से हमने एसेट लिया है उसको 2 महीने बाद देना है, तो तब तक के लिए हमने क्या किया, बैंक के लोन को कहीं इन्वेस्ट कर दिया। और मान लीजिए बैंक से लोन लिया गया था 10% पे और हमने इन्वेस्ट किया है 8% पे, तो ऐसे में अब बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ कितनी कहलाएगी, 2% की। उस 2 महीने के लिए बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ 2% की कहलाएगी। ऐसे समझो आपने यहां पे लोन बोरो किया और यहां पे आपने पेमेंट किया उसका, ठीक है। पेमेंट किसका, अरे पेमेंट नहीं कहें, लोन यूटिलाइज कहें, अदरवाइज आप कहोगे लोन का पेमेंट हो गया। लोन यूटिलाइज हुआ, ठीक है, और यहां पे लोन का पेमेंट हुआ। ये पीरियड है 2 महीने का, 2 मंथ। ये पीरियड है 10 महीने का, यानी कुल मिला के हम बात कर रहे हैं 12 महीने की। आपने यहां पे लोन बोरो किया था 1 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 10%। आपने इतने पीरियड के लिए, इस 2 महीने के पीरियड के लिए लोन वॉज इन्वेस्टेड। आपने लोन तो ले लिया लेकिन पेमेंट जब 2 महीने बाद करना है तो क्यों हम किसी को अभी से पेमेंट दे देंगे, लोन ले लिए तो क्या अपने पास रखे थे, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्ट करने की, हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब भाई लोन जिस रेट पे मिलता है उस रेट पे इन्वेस्ट कोई ना मार्केट में होता है, ठीक है। हम पैसा कहीं भी जमा करेंगे 8% पे जमा होगा, कर्जा चाहिए होगा तो 10% पे मिलेगा, ये तो मार्केट की नियम है। तो हमने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 8%। तो अब ऐसे में कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर्ड, इंटरेस्ट कॉस्ट इंकर्ड है 1 लाख रुपए का। 10% भाई बैंक को तो कितना दोगे, 1 लाख का 10% दोगे 10,000 रुपया, लेस इंटरेस्ट अर्न। आपने जितना इंटरेस्ट अर्न कर लिया है वो लेस कर दीजिए और बैलेंस अमाउंट को ही कैपिटलाइज कीजिए। हमने 1 लाख रुपए के लोन पे 8% की इनकम जनरेट की 2 महीने के लिए। बोलो, $1333। हाँ हाँ 1333। तो ये अमाउंट कैपिटलाइज कर दीजिए, कितना हो गया 8,667।